नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मनीष भारती और आप देख रहे हैं संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल। साथियों, आप जानते हैं कि हाल ही में भारत और कनाडा का रिश्ता राजनयिक संकट के वजह से इतिहास में सबसे निचले स्तर तक जा पहुंचा है। अब जब यह मुद्दा उभर करके सामने आया है तो इसके साथ एक अलायंस की बात की जा रही है और वह अलायंस है फाइव आइज अलायंस। तो हम समझेंगे इस लेक्चर में कि फाइव आइज अलायंस क्या है, इसका जुड़ाव इस मुद्दे के साथ कैसे है, भारत पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। इसके अलावा इस लेक्चर में एक खास बात है और वह खास बात यह है कि दुनिया भर के विभिन्न जो खुफिया एजेंसियां हैं उसके बारे में आपको इकट्ठे एक जगह जानकारी मिल जाएगी, जो कि कहीं आपको जनरली नहीं मिलेगा किसी भी लेक्चर में। इसीलिए बहुत तन्मयता के साथ इसे अंत तक आपको देखना है। उससे पहले एक सूचना आपके लिए है और सूचना यह है कि संस्कृति आईएएस बीपीएससी का नया फाउंडेशन बैच स्टार्ट कर रही है और यह ऑनलाइन मोड में होगा। बैच प्रारंभ करने की जो तिथि है वह 15 अक्टूबर 2023 रखा गया है। इसकी फीस जो है अभी 50% डिस्काउंट पे है, यानी कि मात्र 25,000 में यह भी आपको उपलब्ध हो जाएगा। आपके सुविधा के लिए ईएमआई की व्यवस्था भी की गई है। यदि आप ईएमआई के माध्यम से देते हैं तो 3 इंस्टॉलमेंट में पे करना पड़ेगा, जो कि 30,000 पूरा हो जाएगा। एक मुश्त देने में आपको 25,000 ही लगेगा। अब इस कोर्स में क्या क्या विशेषताएं शामिल हैं उसे समझ लीजिए। 500 से अधिक घंटों की कक्षाएं होगी। वैधता की बात करें तो जिस दिन भी आप इस कोर्स को परचेज करेंगे उस दिन से अगले 1 साल तक आप इस कोर्स को असीमित बार देख सकते हैं। प्रतिदिन 2 कक्षा होगा। इसके अलावा नियमित क्लास टेस्ट भी आपका लिया जाएगा। इसके अलावा जिस भी सेगमेंट की, जिस भी खंड की, विषय की आपको पढ़ाई कराई जाएगी उसका प्रिंटेड नोट्स भी आपको दे दिया जाएगा, ताकि आपके रिवीजन में इससे सुविधा होगा। इस विषय में यदि आपको विशेष जानकारी चाहिए तो यह नंबर दिया गया है। संस्कृति आईएएस का वेबसाइट विजिट करके भी आप इसके संबंध में विशेष जानकारी लेकर के नामांकन सुनिश्चित करवा सकते हैं। अब आते हैं मुद्दे की तरफ कि चर्चा में क्यों बना हुआ है यह मुद्दा। भारत कनाडा का राजनयिक संकट की मैं बात कर रहा था, तो इससे ही एक मुद्दा उपजा है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था आपको कि फाइव आइज अलायंस की बात की गई है और अभी जो हरदीप सिंह निज्जर मर्डर केस है उससे कैसे यह संबंधित है, इन सब चीजों पर हम बात करेंगे। देखिए, थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड समझना होगा और बैकग्राउंड क्या है कि कनाडा शुरुआत से ही, आज से ही नहीं, कई दशकों से अपने यहाँ खालिस्तान के जो समर्थक हैं उसको पनाह देता रहा है। खालिस्तान समर्थक यानी कि वे लोग जो खालसा भूमि की मांग करते रहे। खालसा भूमि कहने का तात्पर्य यहाँ क्या हो जाता है, तो जो भारत में पंजाब प्रांत है, जो पाकिस्तान में पंजाब प्रांत है और भारत में हिमाचल का कुछ एरिया, उत्तराखंड का, हरियाणा का कुछ एरिया, इसको मिला करके कुछ लोग यह परिकल्पना करते हैं कि वह एक नए राष्ट्र को निर्माण करेंगे, नए राष्ट्र को बनाएंगे और उस राष्ट्र का नाम रखेंगे खालिस्तान, यानी कि खालसा की भूमि। सिख धर्म के लोगों का, कुछ लोगों का ऐसा मानना है। ठीक है, भारत में तो इस आंदोलन को ऑपरेशन ब्लू स्टार आप जानते हैं, इन सब चीजों करके सेना के द्वारा दबा दिया गया। लेकिन यह गुट जो है भारत से बाहर विदेशों में काफी चर्चा में रहा है और पिछले कुछ दिनों में इसकी चहलकदमी बढ़ गई है। उसमें आप कनाडा का नाम ले सकते हैं, आप यूएसए का नाम ले सकते हैं। कनाडा के अलावा जहां मूवमेंट खालिस्तान उग्रवादियों का सबसे अधिक देखा जाता है वह ब्रिटेन में देखा जाता है और ऑस्ट्रेलिया में देखा जाता है। यदि कनाडा में आप बात करें तो कनाडा में बहुत सारे छात्र जो हैं पंजाब से पढ़ने के लिए जाते हैं। अगर वहां पर सिख समुदाय की बात आप करेंगे, तकरीबन 7.5 लाख की आबादी वहां पर सिख समुदाय की है और ऐसा देखा गया है कि वहां जाने के बाद ब्रेन वॉश होता है, बरगला दिया जाता है। कई संगठनों के द्वारा जो है, जो नवयुवक छात्र जाते हैं उन्हें खालिस्तान मूवमेंट के साथ जोड़ा जाता है, जिस पर लगातार भारत सरकार अपनी आपत्ति दर्ज कराती रही है। लेकिन कनाडा की जो तात्कालिक सरकार है जस्टिन ट्रूडो की, यह कहती तो है कि हम इस चीज को देखेंगे, हमारे यहाँ कोई हिंसा होगा तो हम उस चीज से निपटेंगे, लेकिन यह कहती क्या है कि अभिव्यक्ति की आजादी है हमारे यहाँ।
प्रेस की स्वतंत्रता है, तो अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर भारत विरोधी कार्यक्रम वहां चलाए जाते रहे, जिसको लेकर के भारत सरकार लगातार जो है कनाडा के समक्ष अपनी आपत्ति दर्ज कराती रही है। यह व्यक्ति जो आप देख रहे हैं हरदीप सिंह निज्जर, इसको भारत सरकार ने आतंकवादी घोषित कर रखा है। इसके सर पर भी ठीक ठाक इनाम भी दे रखे हैं। कनाडा सरकार से भी कह रखा है कि इसका जो है प्रत्यारोपण कीजिए, हमारे पास भेजिए, लेकिन कनाडा सरकार ऐसा नहीं करती आ रही है। कारण क्या हो सकता है इसके पीछे? यूं तो आप जानते हैं कि खालिस्तान का मूवमेंट जो है उसको समर्थन करना 5-6 दशक से कनाडा में चल रहा है, लेकिन यहां पर तात्कालिक सरकार की क्या यहां पर आप कह सकते हैं कि उसकी दुश्वारियां हैं। तो जस्टिन ट्रूडो की जो सरकार है वह अल्पमत में है। वहां की आंतरिक राजनीति को समझ लीजिए, तब ये टॉपिक समझना आपके लिए आसान हो जाएगा। तो जस्टिन ट्रूडो की सरकार अल्पमत में है। वहां पर जो एक पार्टी है वह खालिस्तानी समर्थक पार्टी है, वह जस्टिन ट्रूडो की सरकार को समर्थन देती है, जिसके वजह से वो सत्ता में बने हुए हैं। ठीक है, अब यहां पर इनकी मजबूरी हो जाती है कि खालिस्तानी समर्थकों की बात वो करे। जब G20 में आए थे जस्टिन ट्रूडो, तो यहां पर उन्हें उतना तवज्जो नहीं मिला। द्विपक्षीय वार्ता भी नहीं रखी गई थी प्रधानमंत्री मोदी के साथ, लेकिन उनकी टीम लगातार संपर्क में रही और उनका मानना था कि वो द्विपक्षीय वार्ता करना चाहते हैं प्रधानमंत्री मोदी से। जब द्विपक्षीय वार्ता होती है, G20 का जो सम्मेलन हुआ था अभी हाल ही में संपन्न हुआ है 9-10 सितंबर को, ठीक है, तब वहां पर क्या होता है कि प्रधानमंत्री अपनी आपत्ति ये दर्ज कराते हैं कि आपके यहां मूवमेंट चल रहा है। क्योंकि पिछले कुछ दिनों पर क्या हुआ था कि जब इसकी हत्या हुई थी, कहा जाता है भारत और दुनिया भर के जानकार ऐसा कहते हैं कि वहां पर कई सिख संगठन हैं जिनकी आपसी गुटबाजी चलती रहती है, आपस में लड़ाई हुई जिसमें इसकी हत्या हुई है। एक गुरुद्वारे से निकलते वक्त इसे गोली मार दिया गया। ठीक है, इसके समर्थकों का कहना है कि नहीं, भारत सरकार ने ऐसा कराया है। जैसा कि वहां के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने जब यहां से G20 के सम्मेलन में शामिल होने के बाद गए तो अपने पार्लियामेंट में खड़ा होकर के उन्होंने ये बात कहा कि हमने ये पाया है, हमारी सुरक्षा एजेंसियों का यह कहना है कि कनाडा की जो संप्रभुता है उसका उल्लंघन भारत ने किया है और कनाडा के नागरिक हरदीप सिंह निज्जर की हत्या भारत सरकार के एजेंट के द्वारा किया गया है। अब अपने आप में वैश्विक स्तर पर यह बहुत बड़ी बात हो जाती है। शायद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के बाद विश्व भर के किसी भी देश के प्रधानमंत्री ने अपने पार्लियामेंट में खड़ा होकर के इस तरह का बयान नहीं दिया होगा। तो काफी संवेदनशील मुद्दा था, गंभीर मुद्दा था। कनाडा और भारत के रिश्ते अच्छे रहे हैं, व्यापारिक रिश्ते अच्छे रहे, लगातार बढ़ोतरी हो रही है आयात और निर्यात में, लेकिन इसके बावजूद पिछले कुछ दिनों से देखा जा रहा था कि रिश्ते में तलखी बनी हुई है और उसमें आग में घी डालने का काम कर दिया वहां के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो का यह बयान। उन्होंने बयान देते हुए भारत के राजनयिक को तलब किया, उन्हें निष्कासित किया। भारत कहां चुप बैठने वाला था, भारत ने भी कनाडा के जो राजदूत हैं उन्हें तलब करके 5 दिन के अंदर भारत छोड़ने के लिए कह दिया। और इसके बाद यहां पर जिस संकट का जन्म हुआ उस संकट को हमने कहा राजनयिक संकट। अब यहां पर मामला समझ लीजिए, फाइव आइज अलायंस की अब यहां पर एंट्री होती है। फाइव आइज अलायंस कहने का मतलब है कि इसमें 5 देश शामिल हैं। ठीक है, 5 आंखें कह सकते हैं आप। और 5 आंखें जो हैं, ये देखिए आंखों का ये तस्वीर भी बना हुआ है, 5 आंखें। और ये 5 आंखें जो हैं वर्ल्ड मैप पे देखें तो ये आपको नजर आएंगे विकसित देशों का। इस नजरिए से भी समझने की कोशिश कीजिए, ये विकसित देशों का एक संगठन है, एक अलायंस है। यहां पर आप देखिए कनाडा इसमें शामिल है, क्योंकि कनाडा के साथ ये राजनयिक संकट हुआ है और कनाडा इस फाइव आइज अलायंस में शामिल है। उसके बाद यूएसए भी इसमें शामिल है, उसके बाद ब्रिटेन इसमें शामिल है और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से 2 देश इसमें शामिल हैं। एक तो ऑस्ट्रेलिया है और दूसरा न्यूजीलैंड है। ये 5 इसमें शामिल है। कनाडा जो है इन 5 के पास पहुंचता है और कहता है मित्र आप तो हमारे साथ हैं, देखिए भारत ने हमारी संप्रभुता का उल्लंघन किया है, हमारे क्षेत्राधिकार में आकर के हमारे नागरिक की हत्या की है, इसलिए आप इसकी निंदा कीजिए, आप भारत पे दबाव डालिए। जबकि चाहे वो यूएसए हो, चाहे वो ब्रिटेन हो, ऑस्ट्रेलिया हो, न्यूजीलैंड हो, भारत का सबके साथ मधुर संबंध है। यह बात कनाडा जानता है, यह बात जस्टिन ट्रूडो जानते हैं, इसके बावजूद ये सबके पास पहुंचते हैं। लेकिन मामला जो है बहुत अच्छा बैठता नहीं है, क्योंकि ये सभी देश, अभी मैं आपको बताऊंगा कि इनके तरफ से क्या क्या बयान आया है। अमेरिकी राजदूत हैं डेविड कोहेन,
इनका यहां जरूर कहना है कि फाइव आइज के जो सहयोगी हैं जितने भी देश, उनके खुफिया एजेंसियों के द्वारा साझी कुछ जानकारी मिली है और उसके आधार पर कनाडा ने भारत सरकार के एजेंडों पर हरदीप सिंह निज्जर के हत्या का आरोप लगाया है। भारत का कहना है कि भैया ये तो आतंकवादी है, हमने तो पहले से कह रखा है कि इसे आप हमें वापस दीजिए, हम अपने यहां इस पर कानूनी कार्रवाई करेंगे, लेकिन आप अपने यहां अपना नागरिक बना करके इसे रखे हुए हैं, इसे लगातार आप जो है फलने फूलने का अवसर दे रहे थे। रही बात जहां हत्या की, तो भारत ने पूरी तरह से इनकार किया है, कहा है कि राजनीति से प्रेरित है, हमारा कोई लेना देना इन चीजों से नहीं है। साथ ही भारत ने कनाडा से सख्ती से यह कहा है, आप हम पर आरोप लगाते हैं तो आप इसके सबूत पेश कीजिए, जहां तक जांच संभव हो सकेगी भारत सरकार आपकी मदद करेगी। लेकिन अभी तक जस्टिन ट्रूडो की सरकार कोई भी सबूत भारत के समक्ष पेश नहीं की है और इसीलिए संकट और गहराता नजर आ रहा है। कनाडा अपने ही जाल में यहां पर और फंसता हुआ नजर आ रहा है। इसलिए कनाडा के पास अब फाइव आइज अलायंस में गुहार लगाने के अलावा कुछ और बच नहीं जाता है। यही काम कनाडा यहां पर करती हुई नजर आ रही है, ठीक है। लेकिन आप सोच के देखिए कि क्या ये फाइव आइज अलायंस जो है कनाडा का साथ देने वाली है, तब जबकि कनाडा ने अभी तक कोई सबूत पेश नहीं किया है, और तब जबकि यूएसए के साथ, ब्रिटेन के साथ अभी ऋषि सुनक आए थे G20 में, आपने देखा कैसा संबंध था। ऑस्ट्रेलिया के साथ, न्यूजीलैंड के साथ भारत का बहुत बेहतर संबंध रहा है। इसीलिए अभी भारत की जो यहाँ की स्थिति है हिंद प्रशांत क्षेत्र की, वह किसी से छुपा हुआ नहीं है। अब चाइना को काउंटर करना है यूएसए को, तो जाहिर सी बात है भारत ही काम आने वाला है। इसलिए किसी भी लिहाज से अभी तक फाइव आइज अलायंस के कोई भी देश भारत पर दबाव बनाने में कामयाब नहीं हो पाया है। अब फाइव आइज अलायंस के बारे में थोड़ा सा विस्तृत जान लेते हैं, क्योंकि यह चर्चा में आ गया है। तो यूपीएससी की नजर जो है ऐसे मुद्दों पर अक्सर रहती है। जैसा कि मैंने पहले कहा कि 5 देशों का एक अलायंस है, जिसमें से 5 कंट्री कौन कौन है, तो उत्तरी अमेरिका के 2 देश हैं। याद रखने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप महाद्वीप के हिसाब से जानकारी रखिए। उत्तरी अमेरिका का 2 देश कनाडा और यूएसए उसमें है। यूरोप से एक देश है ब्रिटेन है, और उसके बाद यहां पर ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से 2 देश है, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। इस तरह से कुल 5 देश जो है इसमें शामिल है। अब यहां पर समझ लीजिए कि यह समझ गए कि 5 देश है। यह संस्था करती क्या है, यह अलायंस है क्यों, इनका जो गठजोड़ बना हुआ क्या काम करता है, तो यह जो है एक तरह से खुफिया जानकारी साझा करता है। यानी कि जो राज की बात होती है ना, यह राज की बात एक दूसरों से पहुंचाते हैं कि तुम्हारे यहाँ ये होने वाला है, उसके यहाँ ये होने वाला है, ठीक है। सुरक्षा से, रक्षा से संबंधित, व्यापार से संबंधित बातें हो सकती है, साइबर सुरक्षा की बात हो सकती है। इन सब चीजों पर ये लोग क्या करते हैं, खुफिया जानकारी साझा करते हैं। वैश्विक जीडीपी की बात करें तो देखिए 35% तक हिस्सेदारी फाइव आइज अलायंस वैश्विक स्तर पर जीडीपी में रखती है, और अपने आप में यह बहुत बड़ा आंकड़ा है। 5 देशों की ये जो विभिन्न एजेंसियां हैं, वह मानव खुफिया, सिग्नल इंटेलिजेंस, सुरक्षा खुफिया, भूस्थानिक खुफिया और रक्षा खुफिया की जानकारी साझा करते हैं। कई मुद्दों से जुड़ी हुई बातें जो किसी भी देश की संप्रभुता के लिए, एकता और अखंडता के लिए जरूरी है, उसे अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए, इन सभी मुद्दों पर इन सभी 5 देशों की एजेंसियां मिलजुल करके काम करती है और जरूरी जानकारी एक दूसरे से साझा करती है। समझौते की बुनियाद कब पड़ी थी? 1946 में विश्व युद्ध के दौरान ही। कौन सा विश्व युद्ध? द्वितीय विश्व युद्ध, ठीक है। तो इसके साथ ही यहां पर इस समझौते की जरूरत पड़ी थी। तब से खुफिया समझौता केवल जो था वह अमेरिका और ब्रिटेन के बीच हुआ करता था। तो जब अमेरिका और ब्रिटेन के बीच यह था समझौता, उस वक्त इसका फाइव आइज अलायंस नाम नहीं हुआ करता था। उस वक्त यूके यूएसए हुआ करता था। यूके कहने का तात्पर्य है यूनाइटेड किंगडम, यानी कि जो कि मोटे तौर पर ब्रिटेन से तात्पर्य बनता है, और यूएसए कहने का मतलब है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो इन 2 देशों के नाम से ये बना था यूके यूएसए एग्रीमेंट। उसके बाद क्या होता है, समय के साथ 1948 में कनाडा भी इसमें जुड़ जाता है, और 1956 में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड भी इसका एक सदस्य बन जाता है, और फिर ये 5 देशों का एक अलायंस बनता है। और 5 देश जो है, मैंने पहले कहा कि ये विकसित राष्ट्र हैं, पश्चिमी देश माना जाता है इन्हें, और ये जो है इनकी खुफिया जानकारी ये आपस में साझा करते हुए नजर आते हैं।
जैसा कि मैंने बताया कि 1946 में या इसकी शुरुआत होती है यूके और यूएसए आकर के। द्वितीय विश्व युद्ध की मैंने परिकल्पना आपको बताई। अच्छा, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ही शीत युद्ध का दौर शुरू होता है। शीत युद्ध कहने का मतलब है वहां पर उस वक्त का सोवियत संघ, ठीक है, और अभी का रूस। सोवियत संघ जो है बाद में 90 के दशक में 15 टुकड़ों में बट गया, उसके बाद रूस जो है उसका बड़ा हिस्सा बना, और सोवियत संघ और यूएसए इनके बीच जो है लगातार तल्खी बनी हुई थी शीत युद्ध। शीत युद्ध कहने का तात्पर्य है कि युद्ध हुआ नहीं है, लेकिन कोल्ड वार की स्थिति बनी हुई है कि युद्ध की स्थिति उपज रही है, कभी भी युद्ध हो सकती है, ऐसी परिकल्पना देखी गई इस दौर में। उसी दौर में यह महसूस किया गया और खास करके यूएसए के द्वारा यह महसूस किया गया कि सोवियत संघ पर निगरानी रखने की आवश्यकता है, और इसीलिए इंटेलिजेंस शेयर करना इन्होंने आपस में जरूरी समझा। वर्ष 2017 में फाइव आइज अलायंस ओवरसाइज एंड रिव्यू काउंसिल का भी गठन किया गया था। इस काउंसिल का गठन किया गया तो इसके तहत क्या हुआ, एक चार्टर को इन लोगों ने मंजूरी दिया, जो भी इसके संगठन के देश हैं ये पांचों, और इस चार्टर के तहत कहा क्या गया कि सदस्य देशों के कौन से अधिकारी इस काउंसिल का हिस्सा होंगे यह भी हम लोग तय कर लेते हैं, ताकि स्थिति और भी क्रिस्टल क्लियर हो जाए। उसके बाद साझा हितों पर जो उसके मुद्दे हैं उस पर हम लिस्टेड करेंगे, उस पर हम बात करेंगे, ताकि कोई विवाद जो है वह भविष्य में इन पांचों देशों के बीच ना हो जाए। और निगरानी के लिए इन्होंने एक अच्छा तंत्र बनाने की भी बात करी। ये सभी बात जो होता है यह रिव्यू काउंसिल में ही किया जाता है, और इन्होंने यह तय किया कि देखिए, हम आपस में तो जानकारी साझा करेंगे ही, बातचीत रखेंगे, यदि हमें जरूरत पड़ता है तो हम 5 देश जो हैं इसके अलावा हम उस देश से भी संपर्क करने की कोशिश करेंगे जो देश इस अलायंस का हिस्सा नहीं है। यह भी बात जो है इस रिव्यू काउंसिल के तहत कहा गया। अब फाइव आइज के सदस्यों ने क्या कहा है, किस मुद्दे पर, अभी जो कनाडा और भारत का राजनयिक संकट चल रहा है इस मुद्दे पर, ये समझ लीजिए। संयुक्त राज्य अमेरिका का बयान सबसे पहले आया था, और संयुक्त राज्य अमेरिका ने कहा कि हत्या की जांच के लिए कनाडा के प्रयास का वह समर्थन करता है। उसने यह भी कहा है कि यदि यह जांच जिस तरह से भी होगा तो भारत को हम किसी भी लिहाज से यहाँ पर कोई भी सहायता नहीं करने वाले हैं, यानी कि तटस्थता का भाव यूएसए रखता है, और उसने भारत सरकार से आग्रह किया है कि आप जांच में सहयोग कीजिए। भारत ने आगे बढ़ के खुद ही कहा कि हम जांच में सहयोग करने के लिए तैयार हैं, आप जो हम पर आरोप लगाए हैं उसके लिए सबूत तो ठोस पेश कीजिए, तभी तो बात आगे बढ़ेगी। हालांकि कनाडा ने अभी तक ऐसा कुछ नहीं किया है। ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री का बयान आ गया है, और उसके द्वारा कहा गया है कि भारतीय अधिकारियों की कथित संलिप्तता की रिपोर्ट जो आई है वह चिंताजनक है। ठीक है, इन्होंने भी क्लियर नहीं कहा, इन्होंने कहा कि रिपोर्ट जो दी गई है और उससे जो जानकारी कनाडा दे रहा है वह चिंताजनक है, जांच के बाद क्लियर हो जाएगी। और ब्रिटेन ने कहा कि गंभीर आरोपों के बारे में वह कनाडा के संपर्क में है। ऋषि सुनक जो है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री G20 सम्मेलन में भारत आए थे, और ऋषि सुनक निश्चित तौर पर चाहते हैं कि भारत के साथ व्यापारिक रिश्ता काफी मजबूत हो, ताकि वहां पर की राजनीति में, ब्रिटेन की राजनीति में उनका कद और भी बड़ा हो सके। तो व्यापारिक वार्ता पर उनका काफी जोर है। उन्होंने कहा कि देखिए, निश्चित तौर पे हम कनाडा के संपर्क में हैं, हम भारत पर भी कोई आरोप नहीं लगा रहे हैं, जांच का मुद्दा है, लेकिन हम जरूर फाइव आइज अलायंस का हिस्सा हैं, लेकिन भारत के साथ जो व्यापारिक वार्ता है उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा, वह अनवरत रूप से आगे चलता जाएगा। न्यूजीलैंड के भी विदेश मंत्री का बयान आ चुका है। न्यूजीलैंड ने लंबे समय तक चुप्पी साधी रही, कुछ भी नहीं कहा, लेकिन अब बयान आ गया है, और न्यूजीलैंड के विदेश मंत्री ने कहा कि जो दावा कनाडा कर रहा है, यदि यह दावा सच साबित हो जाता है जांच में, तो यह निश्चित तौर पर गंभीर चिंता का विषय है। लेकिन उन्होंने कहा कि कनाडा में चल रही आपराधिक जांच पर कोई टिप्पणी अभी करना जल्दीबाजी होगी, कनाडा को सबूत तो पहले पेश करना चाहिए। यही सब बातें हुई है। अब यहां पर एक चीज और समझ लीजिए, क्वाड समूह को आप जानते हैं। क्वाड जो है कोई सैन्य संगठन नहीं है, ठीक है, 4 देशों का एक संगठन है, और उस 4 देश में कौन कौन आते हैं, तो एक आ जाता है यूएसए, दूसरा आता है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, और तीसरा आता है इंडिया, भारत, और चौथा कौन आता है, जापान। ये 4 देश हैं, ठीक है। अब ये 4 देश हैं, इस 4 देश में 2 देश जो देखिए यूएसए और यहां पर ऑस्ट्रेलिया, ये दोनों फाइव
आइज अलायंस के मेंबर भी हैं। ठीक है, तो क्वाड के साथ यहां पर भारत भी इनसे जुड़ा हुआ है और क्वाड की मीटिंग जो है वह भी अभी हाल ही में होने वाली है। तो भारत निश्चित तौर पर इन लोगों के संपर्क में है। जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि हाल फिलहाल की अगर आप भौगोलिक राजनीति पर नजर डालें तो भारत जो है बहुत महत्वपूर्ण हो गया है, यूएसए के लिए भी और ऑस्ट्रेलिया के लिए भी, ब्रिटेन के लिए भी, फ्रांस के लिए भी, कनाडा के लिए भी, क्योंकि चाइना को काउंटर करना बनता है, इसीलिए भारत के बिना यह मुमकिन नहीं हो सकता है। तो फिलहाल जो है इस पर बहुत ठोस जो है आप कहेंगे कोई बयानबाजी किया हो फाइव आइज अलायंस के किसी कंट्री ने, तो ऐसा नहीं हुआ है। अब हम चलते हैं दूसरी तरफ, चूंकि खुफिया एजेंसी की मैंने बात की। अब खुफिया एजेंसी की जब बात की गई तो मैंने आपको इन 5 संगठन का एक अलायंस की बात किया कि ये लोग आपस में जानकारी साझा करते हैं, लेकिन सभी देशों का भी तो खुफिया एजेंसी होता है, गुप्तचर तो काम करते हैं, जो कि हर देश चाहता है कि उसकी आंतरिक राजनीति में कोई दखल ना दे पाए, उसकी सीमा रेखा जो है वह सुरक्षित रह सके, उसकी एकता अखंडता अक्षुण्ण बनी रह सके। इसके लिए वह खुफिया जानकारी इकट्ठा करना चाहता है कि बाकी लोग उसके बारे में क्या सोच रहे हैं, उसी आधार पर राजनीति और कूटनीति और राजनयिक संबंध, व्यापारिक संबंध बनाए जाए। इसके लिए दुनिया भर के देशों ने अपने अपने खुफिया एजेंसी को बना रखा है। ठीक है, हम बारी बारी से 2-4 प्रमुख देशों की खुफिया एजेंसी के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि केंद्रीय खुफिया एजेंसी, जिसे CIA कहा जाता है, और यह अमेरिका का खुफिया एजेंसी है। CIA को आपने विभिन्न बॉलीवुड और हॉलीवुड के फिल्मों में भी देखा होगा, कई वेब सीरीज में भी देखा होगा। बहुत बेहतरीन खुफिया एजेंसियों में से इसे एक माना जाता है और दुनिया का सबसे ताकतवर और मजबूत खुफिया एजेंसी जो है वह अमेरिका का। इसकी स्थापना जो है वह 1947 में की गई। यह वही वक्त था जब जो द्वितीय विश्व युद्ध का दौर चल रहा था। संयुक्त राज्य अमेरिका की प्राथमिक खुफिया एजेंसी यही मानी जाती है, CIA ही है। अमेरिकी की फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस इसे कहा जाता है, क्योंकि इस पर काफी अधिक जिम्मेदारी है देश की रक्षा और सुरक्षा को सुनिश्चित करने का। इसका प्राथमिक उद्देश्य क्या है इस संस्था का? तो CIA क्या करती है कि अमेरिकी जो पॉलिसिंग मेकिंग का काम होता है उसके लिए विभिन्न जो संगठन होता है, विदेशी सरकार होता है, व्यक्तियों होता है, उसके बारे में डेटा एकत्रित करता है और उस डेटा का फिर एनालिसिस करके जानकारी देता है वहां के जो नीति निर्माता होते हैं उनको, ताकि वो आसानी से वैश्विक परिदृश्य पे ध्यान रखते हुए कोई भी पॉलिसी मेकिंग का काम कर सके। इसके बाद जो USA का एक और एजेंसी है उसे कहते हैं NSA, राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी। यह भी अमेरिका का है और यह भी काफी ताकतवर माना जाता है। यह सबसे बड़ी खुफिया एजेंसी के रूप में इसका हम जानते हैं। अच्छा, इसका प्राथमिक उद्देश्य क्या है? इसका जो है वह सिग्नल इंटेलिजेंस से है, साइबर इंटेलिजेंस से है और विदेशी संचार एकत्र कर उसका अध्ययन करना और विश्लेषण करना। क्योंकि आज के दौर में विज्ञान और तकनीक के जिस दौर में है उस दौर में साइबर पर काम करना बहुत जरूरी हो गया है, सिग्नल इंटेलिजेंस पे काम करना बहुत जरूरी हो गया है। क्योंकि आज के समय में अगर युद्ध होता भी है तो वो साइबर वार की परिकल्पना की जाती है, तो यह एजेंसी जो है इसके लिए जिम्मेदार होती है। अमेरिकी सरकार के संचार और सूचना प्रणाली को साइबर हमलों से बचाने के लिए भी यह कार्यरत रहती है। अब बात करते हैं मोसाद, और मोसाद अपने आप में बेहद ताकतवर खुफिया एजेंसी मानी जाती है। यह इजराइल की खुफिया एजेंसी है। कभी आपको संभव हो तो मोसाद के बारे में यूट्यूब पे जाइए, विभिन्न डॉक्यूमेंट्री बना हुआ है, आप उसे देखिए, उसका अध्ययन कीजिए क्योंकि बहुत दिलचस्प है। ठीक है, मोसाद जो है वह इजराइल की राष्ट्रीय खुफिया एजेंसी है और 1949 में इसकी स्थापना की गई थी। कई बार यह तक कहा जाता है कि इजराइल यदि आज अपने अस्तित्व में बचा हुआ है तो उसके पीछे मोसाद का कहीं न कहीं हाथ है। इसलिए मोसाद काफी दिलचस्प खुफिया एजेंसी मानी जाती है, काफी ताकतवर और काफी लड़ाकू, जुझारू, और कह सकते हैं कि यह जो है एक तरह से अपने दुश्मनों के लिए खौफ बन करके आती है। मोसाद के बारे में यह कहा जाता है। इसका प्राथमिक उद्देश्य क्या है? इजराइल के राष्ट्रीय सुरक्षा हितों की रक्षा करना। मैंने पहले ही कहा ना कि इजराइल जो बचा हुआ है उसके पीछे मोसाद है। देखिए, राष्ट्रीय सुरक्षा हितों की रक्षा, शब्द पे ध्यान देना है कि राष्ट्रीय सुरक्षा की जब भी बात की जाएगी तो वहां के जो नीति निर्माता हैं उनको एक ही नाम याद आता है और वह नाम है वहां की खुफिया एजेंसी मोसाद का। इजराइल की सीमाओं के बाहर खुफिया संग्रह
गुप्त संचालन, आतंकवाद विरोधी गतिविधियों के लिए जिम्मेदार है, उसके लिए काम करती है। इजराइल उन देशों में शामिल है जिसने कई बार स्वीकार किया है कि उसने विदेशी धरती पर हमले किए हैं उसके अपने एजेंट मोसाद के द्वारा, और उसने कार्रवाई किया है। खास करके फिलीपींस का जो एरिया है वहां पर कई बार खुल करके इजराइल ने यह स्वीकार तक किया है कि हाँ जी हाँ, हमने वहां पर अटैक करवाया है हमारी खुफिया एजेंसी मोसाद के द्वारा। तो आप समझ सकते हैं कितना मुखर होती है यह खुफिया एजेंसी इजराइल का। संघीय सुरक्षा सेवा यानी कि FSB, और यह रूस की खुफिया एजेंसी है, रूस की मुख्य खुफिया एजेंसी के रूप में इसे जाना जाता है। इसकी स्थापना जो है 1992 में हुआ था। यह वही दौर है जब USSR का विघटन हो गया, 15 टुकड़ों में यह बट गया था, तो इसकी स्थापना वहां पर की गई थी। कहीं न कहीं डर एक बना हुआ था अमेरिका को लेकर के रूस के मन में। रूसी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए घरेलू और विदेशी दोनों खतरों पर खुफिया जानकारी एकत्र करने और विश्लेषण करने के साथ साथ आतंकवाद विरोधी अभियानों का संचालन के लिए भी यह संस्था जिम्मेदार मानी जाती है। ISI, आपने इसका नाम जो है बार बार सुना होगा, इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस, और यह किसकी खुफिया एजेंसी है? पाकिस्तान की। यह एक ऐसा संस्था है, एक ऐसी खुफिया एजेंसी है जो दुनिया भर में सबसे ज्यादा बदनाम है। इस पर सबसे ज्यादा आरोप लगते रहते हैं कि यह एक ऐसी संस्था है जो गैर कानूनी हरकतें करती है। यह संस्था क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा के लिए खतरनाक मानी जाती है। खास करके दक्षिण एशिया की बात करें तो उसके लिए, और उसमें भारत भी शामिल है। पाकिस्तान की सबसे महत्वपूर्ण खुफिया एजेंसी इसे मानते हैं, और 1948 में इसकी स्थापना हुई थी। 14 अगस्त 1947 में पाकिस्तान आजाद होता है, उसके कुछ समय बाद ही अगले साल ही इसकी स्थापना कर दी गई थी। इसका मुख्यालय जो है वह पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में है। और इसका उद्देश्य क्या है, इसका प्राथमिक कार्य क्या हो सकता है, आप खुद सोचिए। इसका प्राथमिक कार्य और उद्देश्य बस एक ही है कि भारत को परेशान करते रहना है। वहां पर भारत में जो आतंकवादी लॉन्च करना है उसके लिए लॉन्चिंग पैड तैयार करना है, POK में उसको ट्रेनिंग देनी है, भारत में उत्पाद मचाना है, वहां पर आतंकवादी गतिविधियां करवानी है। मतलब कुल मिला के आप ये समझ लीजिए कि ISI का पूरी गतिविधि जो इसका है वह भारत केंद्रित बन जाता है। इसीलिए दुनिया भर में यह बदनाम संस्था भी मानी जाती है। और उसके बाद जो नाम है वह भारत की खुफिया एजेंसी का, जिसको आप जानते ही होंगे, कई फिल्मों के माध्यम से आपने सुना होगा, जिसका नाम है RAW, यानी कि रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। आप रॉ के बारे में एक चीज समझ लीजिए, रॉ के बारे में कहा जाता है कि दुनिया भर की वह खुफिया एजेंसी है जो सबसे अधिक जिम्मेदार और नैतिक मानी जाती है, मानवतावादी मानी जाती है रॉ। ये भारत के लिए, भारत की खुफिया एजेंसी के लिए एक प्रतिष्ठा का विषय भी है। इसकी स्थापना जो है 1968 में हुआ था, और भारत की प्राथमिक विदेशी खुफिया एजेंसी है। घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्तर दोनों ही स्तर पर यह कार्यरत रहती है, और इसका मुख्यालय भारत की राजधानी नई दिल्ली में ही है। तो यहाँ पर हमने कुछ महत्वपूर्ण खुफिया एजेंसियों के बारे में समझा है। यदि रॉ के प्रमुख उद्देश्य की बात करें तो विदेशी खुफिया जानकारी इकट्ठा करना और भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा हित के लिए किस तरह से उसका इस्तेमाल हो सकता है, इसके लिए यह काम करती है। दुनिया भर में यह अपने एजेंट तैयार करती है। कनाडा का यही कहना है कि आपका एजेंट ने ही हमें यह किया है, ठीक है। रॉ का निदेशक सीधे भारत के प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करता है, और यह एक सिविल सर्वेंट होता है। तो कल को आप सिविल सर्विसेज क्वालिफाई करते हैं तो संभव है आप रॉ के डायरेक्टर हो सकते हैं, और रॉ आपके दिशा निर्देश में आगे बढ़ सकता है, जो कि एक बेहद प्रतिष्ठित दुनिया की खुफिया एजेंसी मानी जाती है। इसमें सेना, पुलिस और अन्य सिविल सेवाओं सहित भारत सरकार की विभिन्न सेवाओं के अधिकारी जो हैं वो चयनित होकर के आते हैं, यहाँ पर कार्यरत रहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, और इस टॉपिक पर एक संभावित प्रश्न है। प्रश्न प्रीलिम्स के स्तर का है, आप जानते हैं मैं जवाब नहीं दिया करता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि आप जवाब बेहतर दे ही लेंगे। 5 आइज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 कथन दिया गया है। सबसे पहले पुछल्ले वर्ड को देखना है कौन सही है। पहला स्टेटमेंट, इसकी स्थापना वर्ष 1949 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान की गई थी। यह अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच खुफिया जानकारी साझा करने का एक समझौता है। वर्ष 2017 में 5 आइज इंटेलिजेंस ओवरसाइट
एंड रिव्यू काउंसिल का गठन किया गया था। इस 3 कथन में जो भी आपको सही लगे उसके आधार पर यहाँ 4 विकल्प दिया गया है। चारों विकल्प में जो भी आपको सही लगे उसका चयन करके कमेंट बॉक्स में आप जरूर रखिए। मैं उम्मीद करता हूं कि इस लेक्चर में हमने जितने भी मुद्दों पर चर्चा की है वह आपके पठन पाठन को समृद्ध करने में सहायक सिद्ध होगी। जल्द ही किसी दूसरे लेक्चर में किसी दूसरे मुद्दे के साथ आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।